इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत वर्षों में पूछे गए प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए, कुल लोगों की संख्या कितनी हो गई, 2 लड़के हैं प्लस 2 लड़की है, यानी कुल लोगों की संख्या 4 हो गई और प्रत्येक को बराबर बराबर बांटा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये है और 4 लोगों में बांटना है तो एक लोग को कितना मिलेगा, 25 रुपये मिलेगा। तो यहीं आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़की का जो हिस्सा है वो भिन्न के रूप में क्या होगा। तो मान लीजिए उसको 25 रुपये मिले और टोटल 100 रुपये थे, तो इसको आप लोग जब काटेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1/4 सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पर आपको संख्या दिया गया है 31.0435 जिसमें 5 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। यहाँ से हम लोग गिनना शुरू करते हैं। ये हो गया इकाई और इधर बाएं साइड में चलेंगे तो फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है। स्थानीय मान निकालने के लिए जैसे कि इकाई का अगर मान करते हैं तो वो 1 से गुणा कर देते हैं, फिर दहाई वाले अंक में 10 से गुणा कर देते हैं, सैकड़े वाले अंक में 100 से गुणा कर देते हैं और इसी प्रकार से हज़ार वाले अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमसे 5 का पूछा जा रहा है जो कि दाहिने साइड में, अब दाहिने साइड में जिसका स्थानीय मान निकालना होता है प्रोसेस वही रहता है। बाएं साइड में जब हम चलते हैं तो इसमें गुणा करते हैं, लेकिन जब दाएं साइड में चलते हैं तो उस संख्या में जिस भी स्थान पर वो होगा उसे भाग दे देंगे। जैसे कि देखिए, ये जो 1 वाला अंक था ये क्या था, इकाई का अंक था। इसके दाहिने आप चलेंगे तो ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया और 5 किस स्थान पर है, 10,000वें स्थान पर है। तो यानी 5 में आप 10,000 से भाग दे देंगे। 10,000 से जब आप भाग देंगे तो आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया, देखिए दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 5/10,000, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, संख्या 5 का अपवर्त्य है। किसी भी संख्या का अपवर्त्य निकालने के लिए उस संख्या का प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करते जाते हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 और 5 का जैसे अपवर्त्य पूछा था तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में इसका गुणा करते जाते हैं। यानी कि 5 एकम 5, ये 5 हो गया, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 तिहाई 15, फिर 5 चौके 20, फिर 5 25, इसी प्रकार से अनंत तक। यानी कि जिस संख्या का अपवर्त्य पूछे उस संख्या का गुणक प्राकृतिक संख्या में करते जाएंगे तो वहीं उसका अपवर्त्य कहलाएगा। इस सारे ऑप्शन में देख लीजिए, एक ही इसका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है जो कि आपके उत्तर के अनुरूप होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, 5 का अपवर्त्य 5 होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, किसी भी संख्या के बड़े होने की संभावना तब होती है जब उसका, यहाँ पर चारों संख्याओं को आप देखेंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक के ये अंक हैं। यानी कि जो 1000वें स्थान पर जो सबसे बड़ी अंक होगी वहीं सबसे बड़े होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 दिया गया है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। पहला और चौथा उत्तर देखते ही आपको कट कर देना है। ठीक है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पर 9510 है और ये 9501 है। इसका मतलब उत्तर नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। चौथे का ऑप्शन 2 करेक्ट है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, पदों x² y xy² माइनस xy² माइनस x² में सजातीय पद हैं। सजातीय पद की परिभाषा ये कहती है कि किसी भी चर राशि पर अगर घातों की संख्या बराबर है, घातांक बराबर है, तो वो सजातीय पद बोले जाएंगे। अब चर और अचर क्या होता है, तो ऐसी कोई भी मान x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, जिनका मान फिक्स नहीं है, जिनका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। और 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कोई भी अंक है जिसका मान फिक्स है तो वो अचर बोला जाता है। ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन में जिस भी चर के घात बराबर होंगे वहीं आपका उत्तर होगा। पहले ऑप्शन में देखिए x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 1 है, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे विकल्प में देखिए, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, ये भी उत्तर गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 2 है,
तो ये भी उत्तर गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले यहाँ पर माइनस दिया गया है, -x² y, और इसमें माइनस नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। सजातीय पद का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके चर के घातांक समान होने चाहिए। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। छठा प्रश्न पूछा गया था, संख्या 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संख्या आपको दिया गया है 1, 2 और 5, इससे बनने वाली सभी संख्याओं को लिखनी है जो कि 3 अंकों की होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली संख्या तो यही हो जाएगी 1, 2, 5, दूसरी संख्या हो जाएगी 1, 5, 2, तीसरी संख्या हो जाएगी 2, 1, 5, चौथी संख्या हो जाएगी 2, 5, 1, पांचवी संख्या हो जाएगी 5, 1, 2 और छठी संख्या हो जाएगी 5, 2, 1। यही 6 संख्याएं बनेंगी जिसमें कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए। ध्यान दीजिएगा, पहले इसकी लंबाई क्या थी, L1 मैं मान रहा हूँ 10 सेंटीमीटर थी, और चौड़ाई इसे मैं B1 मान रहा हूँ, वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब कह रहा है कि लंबाई को आधी कर दी जाए, यानी कि L2 में मान रहा हूँ लंबाई आधी कर दी जाए, यानी 10 का आधा कितना हो जाएगा, 2। और क्या कह रहा है, चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, यानी B1 जब 5 था तो B2 क्या हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अब प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहले हम लोग आयत का परिमाप निकालते हैं, तो 2 × लंबाई धन चौड़ाई, 2 × पहले आयत की लंबाई क्या थी, 10 थी, और चौड़ाई क्या थी, 5 थी। 10 + 5 15 × 2 यानी कि 30। पहले इसका परिमाप कितना था, 30 सेंटीमीटर था। अब देखिए, अब जब आयत की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन कर दिया गया, अब इसका परिमाप क्या होगा, फिर से निकालिए। 2 × अब लंबाई कितनी हो गई है, अब लंबाई हो गई है 5, और चौड़ाई कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो अब देखिए 10 + 5 यानी 15 × 30, अभी भी 30 सेंटीमीटर ही उसका परिमाप आ रहा है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो परिमाप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही कैलकुलेशन आपको करके दिखाना है, और उत्तर हो जाएगा इसके परिमाप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8वां प्रश्न पूछा गया था, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बनाइए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको पटरी की सहायता से एक रेखा खींचनी होती है। मान लीजिए ये रेखा मैंने खींच दिया A और B, ठीक है। अब उसके बाद से बिंदु A पर प्रकार का नोक रखते हुए किसी भी चाप से आप इस प्रकार से चाप लगाएंगे। उसके बाद से मान लीजिए ये पॉइंट हो गया आपका C, तो C पर फिर से प्रकार का नोक रखेंगे और उसी चाप से, चाप को परिवर्तित नहीं करना है, आप फिर से एक चाप लगाएंगे, तो ये जो कोण बनेगा ये आपका बनेगा 60 अंश का, ठीक है। लेकिन प्रश्न में आपसे 30 अंश का पूछा जा रहा है, यानी इस कोण का हमें फिर से आधा करना होगा। आधा करने के लिए फिर से आप मान लीजिए ये बिंदु O है, तो C पर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, फिर O पर नोक रख करके आप इस प्रकार से चाप लगाएंगे। इस प्रकार से ये जो रेखा खींचेंगे, ये जो कोण होगा ये आपका 30 अंश का कोण होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 9वां प्रश्न पूछा गया था, 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% को हल करें। देखिए दिया क्या गया है, 100 का मतलब क्या होता है, गुणा 3/4 प्लस 920 का मतलब गुणा, फिर 30%, 30 और परसेंट को हटाने के लिए मैंने नीचे 100 लिख दिया। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया और एक जीरो से ये जीरो कट गया। ये 100 4 से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, और 25 × 75, तो ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 92 × 3 यानी 3 दूनी 6 और 3 9 27। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 7 7 14, 1 15 के 5 हाथ में 1 2 और 1 3। आपका उत्तर हो जाएगा 351। 10वां प्रश्न पूछा गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 9 9 9 9, ठीक है। अब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती का मतलब ये होता है कि दी गई संख्या से एक ज़्यादा, यानी कि 9999 से एक ज़्यादा जब आप करेंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 10,000। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10,000। 11वां प्रश्न पूछा गया था, रोमन संख्या यल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 50 को
एल से डिनोट करते हैं रोमन संख्या में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 100 की, तो 100 को रोमन संख्या में सी से डिनोट करते हैं। बात करें अगर 500 की, तो रोमन संख्या में 500 को डी से डिनोट किया जाता है। और अगर बात करें 1000 की, तो रोमन संख्या में इसे एम से डिनोट करते हैं। प्रश्न में आपसे सिर्फ एल की बात की गई थी, तो एल को प्राकृतिक संख्या 50 के रूप में जाना जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? 50 को प्रदर्शित करता है। आपका उत्तर हो जाएगा 50। दोस्तों, अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। ऊपर वाले कॉलम में आपको वर्ष दिया गया है 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, और नीचे वाले में आपको दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या 400, 500, 700, 600 और 800। बोला जा रहा है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, इसका मतलब है 100 शिक्षार्थी। आंकड़े आपको प्रश्न में दिए गए थे, इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। और उसी प्रश्न में आपको एक पैमाना भी दिया गया था कि एक जो बच्चे का सिंबल है वह 100 विद्यार्थियों को डिनोट कर रहा था। देखिए, अब 2000 वर्ष 2000 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 400 थी। और यहाँ पर एक सिंबल जो था वो 100 विद्यार्थियों को डिनोट कर रहा है, यानी कि अगर हम लोग 4 सिंबल बना दें तो वो कितने विद्यार्थियों को डिनोट करेगा? 400 को। तो आपका पिक्टोग्राफ में प्रदर्शन यहाँ पर सिंपली 4 बच्चे का सिंबल आपको बना देना है। ये आपको प्रश्न में ही दिया गया था, ठीक है। तो ये वर्ष 2000 में 400 विद्यार्थियों की संख्या को डिनोट कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ष यानी 2002 में। 2002 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 500 थी। और एक सिंबल जो है वो 100 विद्यार्थियों को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल सही, 5 सिंबल बनाने पड़ेंगे। 5 सिंबल से आपके 500 विद्यार्थियों का प्रदर्शन हो जाएगा। अगला देखिए 2004 दिया गया, इसमें 7 सिंबल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 700 दिया गया है और एक सिंबल जो है वो 100 बच्चे को डिनोट कर रहा है, तो 7 सिंबल बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 700 बच्चों का ये प्रदर्शन हो जाएगा। 3 3 6 और एक ये 7, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, वर्ष 2006 में 6 सिंबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 600 बच्चे हैं। एक सिंबल जो है वो 100 बच्चों को डिनोट कर रहा है, तो 600 बच्चों को डिनोट कराने के लिए 6 सिंबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कुल हो गया 6 सिंबल, ठीक है। इसी प्रकार से वर्ष 2008 में देखिए 800 बच्चे हैं, तो यहाँ पर सिंबल की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सिंबल 100 बच्चों को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर कुल हो गया 5, 6, 7 और ये 8। ये हो गया आपके पिक्टोग्राफ का प्रदर्शन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। 13वां प्रश्न पूछा गया था, सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़ करके 375 हो जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले इसका कीमत कितना था? 300 था, और अब बढ़ करके कितना हो गया? 375 हो गया। तो कीमत में कितने की वृद्धि हुई? 75 रुपये की। और किस कीमत पर वृद्धि हुई? तो 300 से 375 हुआ था, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये कटेगा 25 बार में, ठीक है। तो कुल 25% वृद्धि हुई उसके कीमत में। आपसे यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका उत्तर हो जाएगा 25% की वृद्धि होगी उसके कीमत में। बात करेंगे 14वें प्रश्न की। ये एक बॉड मास पर आधारित प्रश्न पूछा गया था और इसको सरल करना था। चलिए इसको सरल करते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले वाले जितने भी हैं इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.036, और ये मझोला कोष्ठक यहाँ बंद हो जाएगा। प्लस 2 में से 0.9 को घटाना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1.1। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद से देखिए, अब फिर इस ब्रैकेट को हमको सॉल्व करना है, तो इसका मान आ जाएगा 0.4 में से 0.036 घटाएंगे तो इसका मान आएगा 0.364, ठीक है। उसके बाद से प्लस 1.1 हो जाएगा। अब देखिए बॉड मास का रूल ये कहता है, देखिए BODMAS, यहाँ पर आपका एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। तो पहले एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे और बाद में घटाने वाले को सॉल्व करेंगे। यानी कि ये देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लस में था, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.1, और अब माइनस में बचेगा 0.364। जब इसको घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 4.736। यही आपका उत्तर होगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर दिया गया है, इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात करिए। पहले इतना प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप दिया गया है, यहाँ पर आपको इसका मान दिया गया है 225,
और इसकी भुजा पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ठीक है। और इसका मान 225 दिया गया है। अब 4 गुणे भुजा को मान लीजिए ए में मान लेता हूँ, तो 225 हो जाएगा और ए का मान क्या हो जाएगा, 225/4। जब 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, 2 हाथ में बचा, फिर 4 छक 24, फिर 1 हाथ में बचा, 4 दूनी 8 और फिर 2 हाथ में बचा, 4 पचे 20, यानी कि 56.25 सेंटीमीटर इसका मान आएगा भुजा का। अब प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, आगे देखिए, यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, यानी कि वर्ग की भुजा का माप कितना आया, 56.25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है A2 का मान कह रहा है, ये A1 का मान था, A2 का मान कह रहा है कि इस भुजा में से 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। तो 56.25 में से 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 54.25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है अब वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक है, प्राप्त वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वहीं आपका 4 गुणे भुजा यानी कि 54.25 में आपको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 54.25 गुणे 4। तो देखिए 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 चौक 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 पचे 20 और 1 21। अब जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 217 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे 16वें प्रश्न की। बोला जा रहा है कि व्यंजकों x + 2y 2x + y के योग में 3 ब्रैकेट में x + y को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए पहले दोनों को योग करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x + 2y दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + y और इसमें से घटाने के लिए क्या बोला जा रहा है, -3 ब्रैकेट में x + y, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो 2x और x मिलकर के हो जाएगा आपका 3x, ठीक है, और प्लस 2y और ये y मिलकर के हो जाएगा आपका 3y, ठीक है। -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का भी, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -3y। ये 3x से 3x कट जाएगा और 3y से 3y कट जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो घटाने पर व्यंजक लिखने के लिए बोला गया था तो आपका उत्तर हो जाएगा 0, यही आपका आंसर होगा। 17वां प्रश्न पूछा गया था, रेखाखंड और किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, और चित्र के माध्यम से भी अंतर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले रेखा की परिभाषा जान लीजिए। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है, यानी कि रेखा का सिंबल इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में एरो है, मतलब कि रेखा आगे और पीछे दोनों तरफ बढ़ सकती है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है। ये हो गया आपका रेखा का परिभाषा और इसका चित्र के माध्यम से प्रदर्शन। बात करें अगर रेखाखंड की, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, 2 बिंदु हो गए ए और बी। इनको मिलाने से जो प्राप्त होगा इसे रेखाखंड बोलते हैं, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई भी एरो नहीं लगाया हुआ है, यानी कि इसके बिंदु जो अंत बिंदु होते हैं वो फिक्स होते हैं, उससे आगे या फिर पीछे नहीं बढ़ सकता। ये रेखाखंड की परिभाषा हो गई, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है किरण के बारे में। देखिए किरण का मतलब क्या होता है, ये एक पॉइंट हो गया मान लीजिए ए और इससे एक रेखा निकलेगी और आगे एरो लगा रहेगा, यानी कि इसका एक अंत बिंदु फिक्स होता है जो कि ए है और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में एरो लगा रहता है, यानी कि इस दिशा में ये आगे बढ़ सकती है। तो मेनली आप इस प्रकार से फिगर बना करके आपको अंतर लिखना था। साथ ही आप ये लिख भी सकते थे एक एक दो दो लाइन कि रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, फिक्स होती है, क्योंकि दोनों इसके बिंदु अंत बिंदु फिक्स हैं ए और बी, इसके आगे पीछे नहीं बढ़ सकता। जबकि रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड दोनों इसके फिक्स नहीं है, इस वजह से ये आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर बात करें किरण की लंबाई, तो इसकी भी लंबाई फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक अंत बिंदु तो होता है लेकिन इसकी दूसरी तरफ एरो लगा रहता है, यानी इस तरफ ये रेखा आगे बढ़ सकती है, यानी कि किरण आगे बढ़ सकती है। तो ये हो गया आपका किरण और ये रेखा हो गया और ये हो गया आपका रेखाखंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 की। दिया गया किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है और महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y² है। बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि इस वाले व्यंजक में से इसको हमको घटाना है और जो भी मान आएगा उसमें x, y और z का मान हमको ये पुट कर देना है। ठीक है, चलिए घटाते हैं। पहले दिया गया है 6xy + 5y² - 8z। इसमें से हमको घटाना है 2x
प्लस एक्स वाई माइनस 2y²। घटाते समय ये चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए अब एक्स वाई यहाँ पर है और एक्स वाई यहाँ पर है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा, यानी कि क्या जाएगा 5xy। अब देखिए यहाँ पर y² ये है और ये है, इसमें से और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 5 और 2 क्या हो जाएगा 7y² और माइनस 8z और ये बचेगा माइनस 2x। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब x y z का मान हम लोग पुट करेंगे तो 5x का मान आपको रखना है 1 गुणे y का मान 2, ठीक है, प्लस 7y²। 7 गुणे y का मान 2 है और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस 8 गुणे z का मान दिया गया है 3 और माइनस 2 गुणे x का मान दिया गया है 1। अब देखिए 5 दूनी 10 प्लस 7 चौक 28 माइनस 8 त्रिक 24 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 28 और 10 38 माइनस 24 और 2 26 हो जाएगा। यानी कि आपका मान कितना आ जा रहा है 12 आ जा रहा है। यानी कि महिलाओं से पुरुषों की संख्या 12 अधिक है। यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। दोस्तों यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2021 के गणित का प्रश्न पत्र आपने पूरा सोल्यूशन देखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही विगत वर्षों में प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।